देखना आ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं फिर से बताएंगे, रिकॉल कराएगा कोई? लेट्स टॉक है। कहते दुखी दुखी क्यों बता रहे? लेट्स टॉक है, पेटीज में आएगी बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक है सर, पेटीज का लालच नहीं है सर। तो देखो, आज मॉर्निंग की क्लास भी इसलिए ऑफ रख दी थी कि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो जो लेट्स टॉक का हमारा सिनेरियो था वो करियर पाथ एकेडमी को डिफाइन करता है, इसलिए वो लाइफ टाइम चलने वाला है। आज से जिम्मेदारी आपको जो स्पीकर देने आ रहे हैं वो जिम्मेदारी कल आप लोगों की भी है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की, तो स्पीकर हर कोई तो सुनेगा नहीं। अब जैसे कंगना दीदी हैं, बड़े होके अगर कुछ बढ़िया बन जाती हैं तो वो स्पीकर बनने आती हैं। और अगर अब जिम्मेदारी किस बात की आ गई? कुछ बढ़िया बनने की। अब बढ़िया नहीं बनी तो फिर क्या सुनोगे? अरे मैं क्लास जाती थी, पीछे बैठ के गपशप करती थी, मेरे 40% आए और अब मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो क्या आप उनको सुनोगे? नहीं ना। तो ऐसे करके ये ज़रूर सुनोगे, मैं क्लास रेगुलर जाती थी, मेरे इतने % आए, मेरी नीट का स्कोर मेरा इतना है, आज मैं सर के दांत सही कर दिए मैंने। नहीं, डेंटल तो नहीं, सर्जरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा की नोट पे सिखाना चाह रहा था कि लेट्स टॉक आज आपको मिल रहा है, आगे आपको करना है। क्लियर है? प्रणाम भैया, छोटे छोटे अरेंजमेंट करते हुए। चलो, तो आज हमारा जो टॉपिक है जो गवर्नमेंट जॉब्स और आईएएस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब और आईएएस से रिलेटेड है, ठीक है। यूपीएससी जो एग्जाम्स हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा राघव सर का। अपना भैया को दे दो, ये बच्चों के ऊपर चेयर गिरा दो, ठीक है। मैं वेलकम करूँगा राघव सर का। राघव सर यूपीएससी और इन सारे सेगमेंट में दिल्ली में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस आपको ग्वालियर में मिलने जा रहा है, एमएलवी कॉलोनी में। राघव आईएएस करके सर का संस्थान है और ये बारीकी जानकारियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े खर्चों में मिलती है जो दिल्ली में मिलती, जो अब आपको ग्वालियर मिलती है। इत्तेफाक लास्ट ईयर हमारे जो पढ़े हुए अनंत जो स्टूडेंट है वो भी क्रॉस में सर से ही पढ़ते हुए मिले। आज हमें पता चला सर कि अनंत आप ही क्या पढ़ता है। चलिए, तो मैं सर को हैंडओवर करता हूँ। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राघव शर्मा और मैं यूपीएससी के लिए जनरल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, जो कि उसके सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा भाग होता है जनरल स्टडीज़। और दिल्ली में 2016 से 2018 तक मैंने पढ़ाया हुआ है और फिर 2018 से मैं ग्वालियर में पढ़ा रहा हूँ। अभी वर्तमान में मेरी खुद की कोचिंग भी चल रही है लक्ष्मीबाई कॉलोनी में, राघव आईएएस से। खैर, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट माई कोचिंग। सर मेरे से मिले थे, सर ने बोला था कि मैं काफ़ी बच्चों को जानता हूँ सर, तो एक गाइडेंस उनके लिए हम प्लान कर रहे थे। और मेरा भी मानना है कि बच्चे अपने करियर को अपने उम्र के शुरुआती दिनों में ही डिसाइड कर लें और उस दिशा में प्रयास करें तो उसको पाना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है ना। एज़ कम्पेयर टू आपने ग्रेजुएशन किया या 12वां किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जाके आपने सोचा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो आप उनसे तो लगभग पीछे हो ही जाओगे जो पिछले 5-6 सालों से ये जान चुके थे कि उन्हें करना क्या है और वो कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, ठीक है। वो बात अलग है, शुरुआत सबको करनी पड़ती है। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, यहाँ पे हर एज ग्रुप के बच्चे मुझे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग जो है अभी स्कूल में हैं? आई मीन 10th से नीचे, 10वीं क्लास से नीचे, वेरी गुड। और 10वीं क्लास से ऊपर? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इटसेल्फ 10th क्लास, ठीक है, वेरी गुड। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि अभी आप देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। तो मेरे कुछ जो है जानने वाले हैं, उन्होंने जो है बच्चों का कुछ सेशन कराया था जहां मुझे पढ़ाना था और आई वाज शॉक्ड। मैं 9वीं और 10वीं क्लास को जब पढ़ा रहा था तो आपकी सोशल साइंस की किताब में जिस लेवल का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी दिया रहता है, ऑनेस्टली वही लेवल, लगभग वही लेवल आपको यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। तो मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि अगर बच्चा जो है अपने स्कूल लाइफ में ही अपनी जो सिलेबस की किताबें हैं उनको अगर वो पूरी शिद्दत से पढ़ता है, समझता है, तो उसकी जो है आगे की राह बहुत आसान हो जाती है, विशेषकर यूपीएससी की।
यूपीएससी आई गेस आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, और शायद जो है अब तो यूट्यूब का ज़माना है रील्स का, तो यूपीएससी का तो बहुत क्रेज़ बना रखा है। वो आईएएस की एंट्री देख के तो बहुत ही लोग जो है करियर डिसाइड कर चुके होंगे कि हमारी भी एंट्री ऐसी होनी चाहिए, है ना। चलो यूपीएससी का फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा? चलो कोई बात नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। देखो बेटा मार्कर है यहाँ पे कोई? वेरी गुड। हाँ एक्चुअली क्या मैं भी टीचर ही हूँ, तो समझा कितना भी मैं भाषण दूँ वो मार्कर की आवश्यकता पड़ ही जाती है। देखो बच्चों, आप देखते हो जो सरकारी तंत्र होता है जिसमें आप मोटे तौर पे मैं कहूँगा कि इसमें नौकरियाँ आप जिसकी बात कर रहे हो, तो उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में जो टॉप मोस्ट लेवल की जो जॉब होती है, इनको रिक्रूट करने के लिए भारत सरकार की एक संस्था है। क्या नाम है उसका? यूपीएससी, ठीक है। ये हर एक डिपार्टमेंट में जो टॉप अधिकारी आपको बैठे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासनिक सेवाओं के प्रमुख होते हैं ये, जिनको आप लोग बोलते हो कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, वो आईएएस कैडर के ही लोग होते हैं, ठीक है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये विदेश सेवा है। भारत के काफ़ी राजदूत जो है विदेशों में भी खुले हुए हैं, काफ़ी एम्बेसीज वगैरह, तो वहाँ पे भारत सरकार अपने दूत भेजती है, तो वो भी यही एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं, आईएफएस। इसके बाद आप देखोगे वन सेवा होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये भी यही एग्ज़ाम क्लियर करवाती है, यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। हाँ हाँ एक और पेन देना, छोटा ये चल रहा है ना, ये वाला चलता है। ही नोस एवरीथिंग। ये चालू है नहीं ये? हाँ 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 ठीक। तो बच्चों इसके नीचे आप देखोगे तो टॉप से आप क्लास बी लेवल बोल सकते हो या टॉप बी बोल सकते हो, इनका दर्जा इनसे कम होता है। तो इनकी नियुक्ति ये हर राज्य सरकार अपने अपने आयोग बना के बैठी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश की बात दें तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या बोलते हो, एमपीपीएससी, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे डिपार्टमेंट के काफ़ी ऊंचे दर्जे के अधिकारी सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे एसडीएम हो गए आपके, डीएसपी हो गए आपके, ठीक है, सीटीओ हो गए आपके, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। तो इस तरीके से आप बच्चों देखोगे जो किसी भी डिपार्टमेंट में जो टॉप मोस्ट लेवल है वो यूपीएससी सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद बात आती है बेटा ये कर्मचारी लोगों की, किनकी? कर्मचारी लोगों की, जिन्हें आप बाबू बोलते हो। इनके सिलेक्शन के लिए आपको एसएससी मिलेगा। क्या मिलेगा? एसएससी। अब ध्यान देना, एसएससी यदि वो डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का है, अगर केंद्र सरकार का है तो ये राज्य सरकार की नौकरियां हटा लो, इस टॉप के बाद सीधा कर्मचारी स्टार्ट हो जाते हैं। और राज्य सरकार का है तो टॉप लेवल के आईएएस मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे, फिर उनके कर्मचारी, और उनको सिलेक्ट करने के लिए उनका पर्सनल एक एसएससी होता है। जैसे मध्य प्रदेश का व्यापम है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, ठीक है। आज इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? ईएसबी, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप देखोगे पटवारी सबसे ज़्यादा जो है आइकॉनिक नाम, किसी को पता भी नहीं है क्या सैलरी है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, लेकिन उसका नाम बहुत चलता है पटवारी, तो वो यही व्यापम ही करवाती है उसका एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये कर्मचारी वर्ग के हो गए। अब इसमें भी आप देखोगे कर्मचारी आपको टॉप लेवल के भी मिलेंगे, और नीचे आते जाइए तो पता पड़ा 10वीं पास लेवल के भी मिलेंगे। तो उसके लिए एग्ज़ाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एसएससी जो टॉप लेवल के कर्मचारी का एग्ज़ाम कराती है वो होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इससे नीचे दर्जे का होता है सीएचएसएल, ये क्या होता है? हायर सेकेंडरी लेवल का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं, आप बच्चे लोग अपने सुविधा के अनुसार इसको चूज़ करते हो, ठीक है। मैं विशेषकर जो है इनकी तैयारी कराता हूँ, बच्चों को गाइडेंस जो देता हूँ मैं इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए देता हूँ, ठीक है। और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि जो है छोटे छोटे बच्चे इसके लिए जो है
आतुर हैं इसकी जानकारी जानने के लिए। तो बच्चा लोग इसमें आपका देखो जगह है। इसके एग्ज़ाम्स बेटा 3 चरणों में लिए जाते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। चलो इतनी जानकारी पूरी हुई। यहाँ पे मेंस का नाम मेंस क्यों है? मेन का मतलब होता है प्रमुख या फिर यूं कहें मुख्य। मुख्य वर्ड ज़्यादा सही रहेगा। तो एग्ज़ाम यही होता है, मुख्य एग्ज़ाम। इसको देने के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, इसको देने के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, उनके लिए प्रीलिम्स कराया जाता है। जो इसको क्रैक कर लेता है, इसको क्लियर कर लेता है, वो फिर मेन एग्ज़ाम देने जाता है। एग्ज़ाम यही है। इसको क्रैक कर लेने के बाद सही मायने में कौन कुर्सी पर बैठने लायक है, तो उसके लिए फिर इंटरव्यू कराया जाता है। ठीक है। और इन दोनों के नंबर जोड़ के, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के आपकी कट ऑफ बनती है। कट ऑफ में जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, टॉप 50 समथिंग मान लीजिए, उसको आईएएस कैडर मिल जाता है, उसके नीचे आईपीएस कैडर मिल जाता है। एंड बाय द वे अपनी अपनी चॉइस है, जिसने जो लिखा है रैंक के हिसाब से उनको कैडर मिल जाता है। आई थिंक मैंने बहुत सिंपलिस्टिक वर्जन में आपको समझा दिया है, इससे ज़्यादा सिंपलिस्टिक नहीं हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर इन एग्ज़ाम से पूछा क्या जाता है? ये कवर हो रहा है ना इसमें? ओके अच्छा, इसको नहीं करूँगा। ठीक, बट डस्टर देना। देखो इनके एग्ज़ाम्स में मोटे तौर पे मैं दोनों को ही लूँ तो प्रीलिम्स की बात करें, इसमें पहला पेपर होता है बेटा जीएस का। जीएस का मतलब क्या है? जनरल स्टडीज़। बिल्कुल सही जवाब, जनरल स्टडीज़। अब आपके लिए थोड़ी खुशी की जो है बात आने वाली है, खास करके बच्चे लोग ज़्यादा खुश हो सकते हैं। जनरल स्टडीज़ का हिंदी में अर्थ क्या निकालोगे आप? सामान्य अध्ययन। बिल्कुल सही। स्टडीज़ मीन्स अध्ययन और जनरल मीन्स सामान्य। तो जितना हुआ बनाया जाता है ना एग्ज़ाम का, सही मामले में अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो खुद आयोग बोलता है बेटा अध्ययन जो है किस लेवल का करना है? सामान्य लेवल का। बिल्कुल ही आपको जो है पिन बहुत ही ज़्यादा हर टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी होती है। ठीक है। अब ये जीएस बनता कैसे है, क्या क्या टॉपिक इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आप देखोगे इसमें मेनली आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, मुझे हिंदी में लिखना है क्या, समझ में आ रहा है नहीं है? और क्या आएगा? ज्योग्राफी, इसके बाद साइंस। ठीक। अब देखो ज़रा, हिस्ट्री है, अब कुछ अतिरिक्त सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं। हिस्ट्री है तो बेटा इसमें कल्चर भी आ जाता है, पॉलिटी है तो थोड़े बहुत इसमें थिंकर्स भी आ जाते हैं, ज्योग्राफी है तो इसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है, साइंस है तो इसमें आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एआई भी आ जाता है। आपके कुछ सब्जेक्ट्स में होगा ये एआई। एनसीईआरटी सभी सीबीएसई बोर्ड से है ना। तो देखो ये जो आप देख रहे हो, ये सारे विषय आप लोग स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, अपने स्कूल लाइफ में। अभी जैसा कि मैंने कहा आपसे, जैसे मैं 9वीं 10वीं बच्चों को गाइड कर रहा था, तो उनकी किताबों में वो बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जिनके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है और उस किताब में उसका आंसर लिखा हुआ था। जस्ट 9वीं क्लास की बुक में उसका आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये वही है आपकी किताबें जिनको आप पढ़ते हो। ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी सुन के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे। बेसिकली ये पॉलिटी शब्द पॉलिटिकल साइंस से लिया है और जिसको आप लोग अपनी आम भाषा में क्या बोलते हो? सिविक्स, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी 6वीं से लेकर के 12th क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं आपकी अपने स्कूल में पढ़ते आ रहे हो, ध्यान देना, इंक्लूडिंग साइंस, इसको आपको पूरे शिद्दत से पढ़ना होता है, पूरा मन लगा कर। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पूरे 6 साल की मेहनत है ना। एक साथ बैठ के करोगे तो बहुत कठिन लगेगी। तो अभी आप लोग, आप जिस भी क्लास में हो,
अपनी क्लास में आपकी जो किताबें हैं उन किताबों को पूरी ईमानदारी से पढ़ो। उसको एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ो, उसमें जो लाइनें लिखी हैं उससे क्या सीखने को मिल रहा है उसको सीखो, क्योंकि वो जो लर्निंग है ना, जो सीख मिल रही है वही काम आने वाली है। बाकी एग्ज़ाम में जो मार्क्स ले आए तो वो तो बस आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए हैं, घर तक सीमित रह जाएंगे। बस जो आपने नॉलेज ली है वो आपको एग्ज़ाम में काम आएगी। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैंने आते से ही सीधा आपको यूपीएससी बोलना स्टार्ट कर दिया, एमपीपीएससी बोलना स्टार्ट कर दिया और आपको डरा दिया मैंने इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स। तो देखो होता क्या है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं जा रहा, सबके समझ में आ रहा है। एंड आई थिंक जो आप लोगों के सवाल थे वो बिना पूछे मैं आंसर कर रहा हूँ क्योंकि पर्याप्त अनुभव है मेरा और मुझे पता है कि किसके मन में क्या क्वेश्चन अभी उठ रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ मैंने क्या सीखी, इसको अपनी किताब में या अपने कागज़ पे लिख लेना। हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स है सिलेबस की, हमको उसको पढ़ना है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई हमसे कहता है कि यार हम कोचिंग चलाते हैं और आइए बैठिए हमारी कोचिंग में, नहीं, आप अपने सिलेबस को पढ़िए, पूरे शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि यही आगे काम आने वाला है। आज अगर आप मिस कर गए तो आगे आने वाले समय में लौट के नहीं पढ़ पाओगे आप। जैसे सपोज़ करो आप कौन सी क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो, आप अगर अभी चाहो कि मैं 8वीं क्लास की किताबों को पढ़ के नॉलेज ले लूँ, क्या टाइम है आपके पास? नहीं है। शायद किताब भी आपने जो है किसी को दे दी होंगी, है ना। तो समय लौट के नहीं आता है। आज जो समय है, जिस क्लास में हो उस क्लास को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अगली क्लास को अच्छे से पढ़ो, है ना। देखो होता क्या है बेटा, आप देखेंगे ये जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम हैं, इन नौकरियों को क्या बोलते हैं बेटा? सिविल सर्विसेज। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? लोक सेवाएं। लोक सेवाएं, ठीक है। जितने भी अधिकारी रैंक की ये सेवाएं हैं, इनको आप सिविल सर्विसेज बोलोगे आप, ठीक है बेटा। होता क्या है, इनमें भर्तियां आती हैं, सपोज करो साल में आई केवल 100 भर्तियां, और बैठने वाले हैं लगभग 1 करोड़ लोग। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसमें सिलेक्शन का रेशियो कितना है, आप अंदाज़ा लगाइए। किसी एक व्यक्ति के सिलेक्ट होने की संभावना 100/1 करोड़ कर देना, 1 लाख में से कोई एक बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो शायद आपकी जो ट्रेन है वो गड़बड़ा जाएगी। आपको तैयारी करनी चाहिए सिलेबस की। अब सर ये क्या होता है, ये कौन सी नई नौकरी है सिलेबस? देखो है क्या, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं चलो एनडीए हटा दें, ये 12वीं के बाद ही होता है, सीडीएस, है ना। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं बेटा जिनमें आप अपीयर हो सकते हो। देखो 100 वैकेंसी निकली यहाँ, आपके सिलेक्शन की संभावना 100/1 करोड़, लेकिन 100 निकली यहाँ, 100 निकली यहाँ, तो 100 नहीं, यहाँ पे बहुत निकलती हैं, 1000, ठीक है। ऐसे कर करके आप यदि इन सभी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो तो आपके रोज़गार पाने की संभावना बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? बढ़ रही हैं। तो आज चल रहा है 2025, कंपटीशन अपने पीक पे जा चुका है। एक समय था जब जो है सेकेंड हैंड किताबें लेके कुछ मांग मूंग के पढ़ लिया और आईएएस बन गए, बहुत पुराने समय की बात है। आज की तारीख में आप 5 साल थॉरोली स्टडी करोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो ही जाएगा। ऐसे में आप बच्चे लोगों को अपने सिलेबस पर फोकस करना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सको, और जो भी आपके भाग्य में लिखा है उस एग्ज़ाम में आप सिलेक्ट होके पहले नौकरी ले लो आप। उसके बाद आपका दिल कहता है, आपका सपना नहीं, आप मन नहीं मान रहा कि नहीं मुझे आईएएस ही बनना है, तो अपनी नौकरी चलते में आप तैयारी करते रहो। आज नहीं तो कल, अगले साल, उसके अगले साल, कभी तो सिलेक्शन होगा, है ना। विशेषकर आप देखोगे मिलिट्री से आप जब जॉब करके रिटायर होते हैं, इसमें 18 साल के समथिंग जो है उसका रिटायर कर दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन आपको जो है एक कोटा मिलता है,
मिलिट्री से रिटायर्ड लोगों को, एक्स सर्विसमैन। आपको आइडिया भी नहीं है एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ कितना नीचे जाता है, बहुत कम जाता है, ठीक है। सो आपको करना ये है कि केवल इसी पर फोकस नहीं रहना है, आपको अपने सिलेबस को तैयार करो बच्चा लोग, और जितने भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो उतने एग्ज़ाम्स में आपको अपीयर होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे किसी नौकरी को पाने के लिए बेटा क्या क्या हमको तैयार करना होता है। सबसे पहले जीएस, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था कहीं, हमें जीएस तैयार करना होता है। इसके अलावा हमको और क्या करना है, मैथ और रीजनिंग। इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देख रहे हो ना आप लोग, ध्यान दे रहे हो ना। इसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश कौन सी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपकी ग्रामर थोड़ी सी अच्छे लेवल पे पूछी जाती है ना। ये स्पीकिंग इंग्लिश नहीं है कि हम बोल पा रहे हैं तो हमारी इंग्लिश अच्छी है। ये आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है जिसमें ग्रामर की बारीकियां पूछी जाती हैं आपसे, है ना। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितनी छोटी उम्र में स्टार्ट कर दोगे इसको सीखना, उतना ज़्यादा कमांड अच्छी हो जाएगी। इसके बाद एक चीज़ और लिख दूँ मैं, उसके बाद दोबारा आता हूँ इस पर, हिंदी। ये कुल 4 विषय हैं जिनकी आप तैयारी रखो। जिस दिन आप ग्रेजुएट होकर निकल रहे हो, जिस दिन आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है, आपके हाथ में ये चारों विषय एकदम तैयार होने चाहिए, कंठस्थ। आप तो बस ये देखो कि भर्ती कौन सी निकली है, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम देने गए, सिलेक्शन, ठीक है। आप ग्रेजुएट होकर निकले हो, फिर आप लोगों से पूछ रहे हो कि यार क्या क्या एग्ज़ाम में दे सकता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि भैया चलो तुम एसएससी दे लो या एमपीपीएससी दे लो। फिर तुम सिलेबस तलाश रहे हो, फिर तैयारी शुरू कर रहे हो। भूल जाओ, अगले 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जिस दिन आप ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, ये 4 विषय तैयार होने चाहिए। जीएस आपका आईएएस लेवल का, मैथ रीजनिंग आपका एसएससी और बैंक लेवल का, इंग्लिश लगभग ये भी एसएससी लेवल की, और हिंदी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कठिन हिंदी पूछी जाती है सब इंस्पेक्टर के पेपर में, एमपीएसआई। तो लगभग उस लेवल की हिंदी तैयार रखो अपनी। ये आज की सच्चाई है, ये आपको इतना तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा जीएस बहुत अच्छा है और मैं आईएएस बन जाऊंगा, अच्छी बात है। अगर नहीं बने तो इनमें से कहीं पे भी हाथ नहीं मार पाओगे। तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। पहले प्लान बी तैयार करो, बाद में अपने प्लान ए पे आओ, ठीक है। पर्याप्त डरा दिया मैंने आप लोगों को। अरे किसने बोला यस सर। देखो उधर, इंग्लिश ना ये एक भाषा है बेटा, है ना। यहाँ सब्जेक्ट की तरह जरूर लिखा है, लेकिन ये एक भाषा है। और भाषा, जैसे आप जब पैदा हुए थे तो क्या पैदा होते ही हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया था क्या? नहीं नहीं, है ना। आपको लगभग 2 साल लगे थे। आपने 2 साल तक लगातार अपने माता पिता से, आसपास के समाज से सुनी आपने चीज़ें, आपके दिमाग में हिंदी थोड़ी बहुत एडजस्ट हुई, तब जाके आपने बोलना स्टार्ट कर पाया था। 2 साल लगे थे आपको, और उसमें भी एग्जैक्ट अच्छी हिंदी बोलने में लगभग 4-5 साल लग जाते हैं। छोटे बच्चे आपको पता ही कितना ग्रामेटिकली ब्लंडर करते हैं अपनी हिंदी में, है ना। खाता है को खाती ही बोल देते, कुछ भी चलता रहता है उनका। तो ऐसे ही बेटा ये भाषा है, ये 1-2 साल में या 1-2 महीने में नहीं सीख सकते आप। ऐसे कोचिंग वाले प्रमोट करते हैं कि 3 महीने में तैयारी करा कर दे देंगे। बच्चा लोग 3 महीने में नहीं हो पाती इसकी तैयारी, है ना। आप लोग अभी जिस भी क्लास में हैं, आज से और अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। जितनी भी कर सकते हो करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब ग्रेजुएशन हो चुका होगा ना, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में केवल एक ही बार एसएससी दिया था। मेरा गोल हमेशा यही रहता था। फॉर सम रीज़न वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, दोबारा री एग्ज़ाम हुआ, उसको देने में गया नहीं। मेरा प्री क्लियर हो गया था ना, और मैं उसमें मेंस दे के आया था। उसके बाद खबर आती है कि प्री का पेपर आउट हुआ था, उस वजह से दोबारा री एग्ज़ाम हुआ, सेंटर थोड़ा दूर डाला गया, मैं देने नहीं गया उसको। मेरा वो एग्ज़ाम केवल इंग्लिश की वजह से निकला था। मुझे लगता था कि मैं मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मुझे लगता था मेरा मैथ बहुत अच्छा होगा, मेरे तो कोई क्या ही कर पाएगा। जब मैथ करने बैठे तो पता पड़ा उसमें स्पीड चाहिए होती है ना। उसमें अब आप अगर ऐसे कर रहे हो, लाइक माना राम की उम्र बराबर है x, फिर ये x इक्वेशन लिख के फिर सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे तो आप आधे ही पेपर कर पाओगे। बच्चे इतनी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर देते हैं, दैट्स ऑल। सॉल्व करने बैठ रहे हो तो समझ लो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा मेन सिलेक्शन वो इंग्लिश की वजह से हुआ था। क्यों? इंग्लिश मुझे
10वीं क्लास के बाद से मैंने उसको बहुत ही शिद्दत से सीखना स्टार्ट किया था और मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक थी। और दूसरा, मैं न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ा करता था, जिनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है द हिंदू। आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वही सुने रहते हो। द हिंदू सबसे अच्छी इंग्लिश इसमें आती है, बट यहाँ ग्वालियर में शायद ना मिले, ये दिल्ली में ही मिलता है। ये ग्वालियर में एक दिन पुराना मिलता है, दिल्ली से आता है तो एक दिन पुराना, तो कौन पढ़ेगा पुरानी खबरें, कौन पढ़ता है, तो नहीं चलता। केवल इस पेपर को पढ़ने से मेरा जो है इंग्लिश का पेपर निकल गया था। ठीक है, खैर आप लोग कुछ लिखने को लाए हो तो लिख लो ये 4 विषयों के नाम। और अभी तो खैर देखो जीएस ही कर पाओगे, आप लोग स्कूल में हो तो अपनी एनसीईआरटी किताबों पर फोकस करो आप लोग। ठीक है, जिस दिन आप लोग 12th पास कर जाओगे उस दिन आप लोग जो है, अब ग्रेजुएशन में कम से कम 3 साल मिलते हैं, है ना। अरे तुम लोग हो ना मेरे साथ, सपने तो नहीं देखने लगे आईएएस वाली एंट्री के। अरे हमने तो सेमिनार लिया था, हम तो आईएएस बन चुके हैं। बस आपको नींद आ रही है। एक्चुअली क्या है, इन्हीं सपनों का फ़ायदा उठाया जाता है कोचिंग संस्थाओं द्वारा। आप जैसे बाहर शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में लाखों रुपए की फ़ीस भर के बच्चे पढ़ते हैं और 6, 7, 8 महीने बाद उनका बोल देते हैं सिलेबस हो गया, घर जाओ। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी 8 महीने में तो कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो आप लोग अभी अपनी स्कूल लाइफ में अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ो और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो अपने करियर के लिए तैयारी स्टार्ट कर देना। और करियर में क्या तैयार करना है, जीएस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, लिख लो इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स तो है, रिकॉर्डिंग तो है। देखो हाँ जी, हाँ इंग्लिश में, हाँ हिंदी में भी आपकी अच्छी खासी ग्रामर पूछी जाती है। लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम के हो तो मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया, तो हिंदी हमारी वैसे भी अच्छी होती है। ओहो, मैं इकोनॉमिक्स लिखना भूल गया, इसमें पूछी जाती है और मैं लिखना भूल गया। इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपके 10वीं क्लास के बाद से एंटर होती है ना सिलेबस में, 9 से हो जाती है। चलो बढ़िया है, उन किताबों को अच्छे से पढ़ना आप। ऐसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उसके एग्ज़ाम्स के लिए, सबसे पहले यही बोलता हूँ, बेटा कितने लोग आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं। एंड आई एम श्योर कि सब लोग छोड़ के आए होते हैं। एनसीईआरटी कौन ही पढ़ता है सर, टीचर ने बता दिया था 4 क्वेश्चन कर लेना, एग्ज़ाम में उतना आ जाता है और हम पास हो जाते हैं। फिर उनसे टेस्ट करवाता हूँ, चलो ये बुक पढ़ के आना और टेस्ट दो। तो जो काम आप लोग स्कूल लाइफ में छोड़ के आए हो वही करवाने के हम लोग पैसे लेते हैं, तो इससे अच्छा आप लोग घर से ही करके आओ ना उसको। ठीक है, और दूसरा देखो आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, हाँ हाँ ग्रेजुएशन में आपको 3 सालें मिलती हैं, है ना। ऐसे आप बीए वगैरह करेंगे तो 3 साल का होता है, इंजीनियरिंग करेंगे तो 4 साल का होता है, और एमबीबीएस करेंगे तो गुड। आप में से कितने लोग जो है साइंस लेंगे 11वीं क्लास में? ले चुके हैं, वेरी गुड। देखो अगर आप ध्यान देना बच्चों, बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ और आप लोगों का कन्फ्यूजन यहीं दूर हो जाएगा। 2 मेन स्ट्रीम है, पहली स्ट्रीम है आर्ट या फिर ह्यूमैनिटीज, और दूसरी स्ट्रीम है साइंस। ठीक है बेटा, देखो जो लोग ह्यूमैनिटीज लेते हैं उनके पास पर्याप्त मौका होता है 11वीं 12वीं क्लास में आईएएस की जो है कोचिंग लगाने का, पर्याप्त मौका होता है और वो लगा भी लेते हैं। साइंस वाले बच्चे, मैं इनसे यही कहूँगा बेटा तुम लोग अपनी 11वीं 12वीं में जो साइंस है ना उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी आपको अगर ध्यान होगा मैंने सिलेबस लिखा था तो उसमें आखिरी में क्या लिखा था, साइंस। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आईएएस एग्जाम्स में आता है, लेकिन हम लोग आम तौर पे आईएएस का मतलब केवल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट समझ लेते हैं। हम लोग समझ लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे हो जाएगा आईएएस। नहीं बेटा, साइंस पढ़ना पड़ता है। साइंस में भी मेनली आप देखोगे बायो, फिजिक्स,
केमिस्ट्री। मैथ केवल जनरल लेवल का पूछा जाता है 10वीं क्लास तक का, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट मैथ नहीं आता। वहीं आप देखोगे सबसे ज़्यादा साइंस के नाम पे क्या पूछते हैं, बायो। कितना है, कितने लोगों के पास बायो है? अरे वाह, लॉटरी लग गई तुम लोगों की तो। देखो ज़रा, बायो में एक सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट। देखो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप सभी लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी, जिसके लिए मैं आया हूँ, है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पे। एक विषय होता है एनवायरनमेंट। आपकी 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की बुक में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मिलेगा आपको। जब 12वीं में पहुंचोगे तो बायोलॉजी में आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मिलेगा, 12वीं की बायोलॉजी की क्लास में, है ना? तो ये जो एनवायरनमेंट विषय है ये आपके साइंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे बायो वाले जो है वो एडवांटेज ले जाते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपकी जो किताबें हैं ना, अगेन वही बात कहूँगा, उसको आप बिल्कुल भी जो है हल्के में ना लें, उसको अच्छे से पढ़ें। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, IIT JEE वगैरह की कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? आप जितनी भी मेहनत करेंगे वो ऐड होती चली जाएगी यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे काम आएगी, ठीक है? रही बात ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों की, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट ही लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी लिया, हिस्ट्री लिया, पॉल साइंस लिया, एट्सेट्रा, तो इनके पास मौका होता है 11वीं क्लास में ही कोचिंग लगाने का, ठीक है? तो बच्चों मैं यही कहूँगा, यदि आपने साइंस लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 11वीं क्लास से IAS की तैयारी शुरू करो, ठीक है? कब शुरू करना है? जैसे ही हम ग्रेजुएशन में एंटर होते हैं 12वां पास करके। ग्रेजुएशन ना सिर्फ जो है आपको डिग्री के लिए करनी है, बल्कि ये आपके पास अब जीवन के आखिरी 3 साल रह गए। जब आपसे कोई भी प्रकार का सामाजिक और घरेलू प्रेशर नहीं डाला जाएगा आपके ऊपर। जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाएंगे ना, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, बेटा 12 और 3 5 15 सालों से पढ़ रहे हैं बेटा आप लोग, आप कुछ नौकरी वोकरी लेके दिखाओ। फिर आप लोग तैयारी शुरू करते हो, फिर 5 साल उसमें लगाते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही आप लोग जो है तैयारी करें। जितने लोग MBBS वगैरह में सेलेक्ट हो जाते हैं, डेफिनेटली आप लोग इस पर फोकस करो। कोई ज़रूरत नहीं है IAS की तैयारी करने की, सिलेक्ट हो जाओ, अपने सेटल हो जाओ, उसके बाद दिल करता है तो करते रहना। जो लोग जो है BSc वगैरह कर रहे हैं वो बिल्कुल इस तरफ जो है हाथ मार सकते हैं IAS की तरफ, और अपने ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करें आप। क्योंकि उसमें जो GS लिखा था ना मैंने बेटा, GS सब्जेक्ट, ये अगर सही तरीके से तैयार किया जाए तो कम से कम ये 2 साल लेता है, कम से कम 2 साल। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप यहाँ शुरू करेंगे तब आप तीसरे ईयर में जो है इसका रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है? आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए, और अब इससे संबंधित कोई सवाल आप लोगों के पूछिए आप। अगर कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, हाँ, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो किस लेवल तक पढ़ने की ज़रूरत है? वो नीट या JEE की तैयारी कर रहा होगा तो उस लेवल तक पढ़ेगा, 12वीं तक का भी पढ़ेगा तो हो जाएगा? देखो 12वीं तक के लेवल की ही आवश्यकता होती है, लेकिन होता है क्या, जब आप नीट और JEE वगैरह की तैयारी करते हो ना, तो 12वीं का लेवल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका होता है ना? आपको इवन तैयारी के दौरान उठानी भी नहीं है किताबें, आप 5 साल बाद भी अगर उस क्वेश्चन को देखोगे ना, सॉल्व कर दोगे आप। तो अच्छा है, आप तैयारी करो इसकी, आपकी ये तैयारी IAS एग्ज़ाम में काउंट होगी, बिल्कुल चिंता ना करें आप। मेरे साथ के बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने, हालांकि कुछ ही उनमें सिलेक्शन ले पाए, बाकी के काफ़ी आगे तक गए, लौट आए, बट उनमें कॉमन चीज़ थी, वो लोग MBBS थे, और कुछ उनमें से जो है आपके IITians थे। तो उनकी जो टेक्निक थी जो अपने इंजीनियरिंग में और इसमें, वो IAS में काम आती है सीधा सीधा। और पूछिए कुछ। मतलब जैसे अब जो तैयारी करने का तरीका है, हाँ। UPSC एग्जाम की भी अब बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन में से अपन कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा तैयार करना है? देखो, आप लोगों में से कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं? पढ़ लेते हैं आप लोग ऑनलाइन? चलो अच्छी बात है। देखो, पढ़ लेते हैं और भ्रम में और सच्चाई में अंतर होता है। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, अगर यही सेमिनार मैंने अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डाला होता, और एक लगभग कितना मिनट हो गया, लगभग शायद 1 घंटा हो गया, 40 मिनट। हाँ, तो 40 मिनट का ये आप देखते क्या? 2x पे भी करके देखते क्या? नहीं देखते आप, ठीक है?
तो मेरी एक हमेशा एक मूल मंत्र है, याद रखना, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान दो, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं हमेशा और हमेशा ऑफलाइन से करो, हमेशा, ठीक है। तो सर ऑनलाइन बिल्कुल बेकार है क्या? नहीं बेटा, बेकार नहीं है। अगर आपके शहर में, आपके गांव में ऑफलाइन कोचिंग उपलब्ध नहीं है तब ही आप इसकी तरफ जाइए, वरना अगर आपके यहाँ उपलब्ध है तो बिल्कुल ऑफलाइन पढ़िएगा, ठीक है। ऑफलाइन में यहाँ पे मजबूरन आपको बैग उठा के जाना पड़ेगा, टीचर आपको जो है समझाएंगे, आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा पूछ सकते हो, ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन में नहीं मिलती हैं आपको। और दूसरा, स्क्रीन का अपना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, आप हार्डली 15 मिनट देख पाएंगे, उसके बाद आपको नींद आने लगती है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आंखें थकती हैं तो नींद आती ही है, और सोते हुए आप नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं कि ऑनलाइन एक मतलब कि पढ़ाई का एक अच्छा एफिशिएंट ज़रिया नहीं है, लेकिन किसके लिए? जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए। अब जैसे हमारे जैसे लोग काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, और भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अब वो तो जो है शहर शहर जाके क्लासेस नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए बेस्ट है। फिर जो ड्रॉपर्स लोग हैं उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट है, वो अपना ज़्यादातर सिलेबस कर चुके हैं, अब उनको आवश्यकता नहीं है कि सर डांटें पढ़ाएं तब वो पढ़ें, वो खुद ही वीडियो देख के समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आप शुरू कर रहे हो तो इसके सहारे मत शुरू करो, ठीक। और पूछिए कुछ। देखो, एक जनरल क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने हालांकि नहीं सोच पाया, एक जनरल क्वेश्चन आता है आजकल, ध्यान देना बेटा, जब से ये ऑनलाइन का ज़माना आया है तब से एक नया ट्रेंड चल पड़ा है पीडीएफ नोट्स का। कितने लोग पीडीएफ नोट्स को प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते हो? देखो, ध्यान देना, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में इनपुट कैसे जा रहा है? आंखों के थ्रू जा रहा है, ठीक है, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नोट होता जा रहा है। साथ ही साथ जब हम हाथ से लिखते हैं ना उस चीज़ को, तो वो भी एक मानसिक क्रिया है, वो भी एक प्रैक्टिस हो रही है। हम लोग बोलते हैं ना पढ़े लिखे लोग, तो लिखना भी एक मानसिक क्रिया है। और इसके आ जाने से बच्चों की जो राइटिंग प्रैक्टिस है ये टोटल ख़त्म हो चुकी है। बच्चे देखते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ निकाल लेना, ये वो, ठीक है, हो गया। जब बात आती है फाइनल एग्ज़ाम लिखने की तो उनकी कलम जो है वो थम जाती है, चलाए नहीं चलती है कि लिखें तो लिखें क्या, पढ़ा तो बहुत कुछ था यार, क्या क्या लिख दें इसके अंदर। एक बार को लिख भी देते हैं तो अरेंज नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने आते से ही कुछ भी रैंडमली बोलना स्टार्ट कर दिया होता तो क्या आपको समझ में आ रहा होता? नहीं, मैंने पहले आके अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी ली, आप लोग किस एज ग्रुप के हैं, सिस्टमेटिकली। तो लिखने की भी एक कला होती है, आंसर लिखने की, सिस्टमेटिक अपनी इन्फॉर्मेशन को डालना होता है उसमें, है ना। जो बाद में आनी चीज़ें हैं वो पहले नहीं लिखना होता, पहले वाली को बाद में नहीं लिखना होता, ऐसे करके। तो ये सब कुछ जो है इस ऑनलाइन की वजह से ख़त्म हो चला है। तो मैं आपको बताऊं, बाकी एग्ज़ाम्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं एग्ज़ाम की बात करूंगा केवल आपके यूपीएससी आईएएस और एमपीपीएससी की। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपकी कोचिंग में, क्लास में, कहीं भी पढ़ाने के बाद सर अगर जो है पीडीएफ दे के आगे बढ़ जाते हैं तो ये बहुत घातक है आपके लिए। आपको अपने नोट्स में, रजिस्टर में जो पढ़ा है एज इट इज़ उसको लिखना आवश्यक है। तो जब एग्ज़ाम देने जा रहे होगे ना, आखिरी के 1 महीने में वो किताबें रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, नोट्स रिवाइज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहीं से मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था ना बेटा 1 करोड़ लोगों का, कितने लोग देते हैं इसको? 1 करोड़ लोग। आपको जान के थोड़ी राहत मिलेगी, इस 1 करोड़ में से जो 95% बच्चे हैं ना वो सिर्फ फेल होने आए हैं, वो पास होने आए ही नहीं हैं, वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने आए हैं, क्योंकि उन्होंने थ्रू प्रॉपर गाइडेंस कभी तैयारी नहीं की, या तो रील्स देख के, वीडियोस देख के, या अपने ही मन से कुछ भी तो भी तैयारी करके गए हैं। सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जिनको भाग्य था, जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिला है उनको, और प्रॉपर उन लोगों ने नोट्स बनाए हैं, और प्रॉपर उन्होंने जो है प्रैक्टिस की है। जो आप देखते हो, पढ़ते हो बेटा, उसके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी करनी होती है। जो प्रॉपर इस तरीके से तैयारी किया हुआ है इंसान, ये 5% वही लोग होते हैं, और यही एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में जाओ तो इस भीड़ को देख के डर मत जाना, सिर्फ हंसना कि भैया तुम में से
सर ने बोला था 95% जो सिर्फ फेल होने आए हो, केवल जो 5% है वही सिलेक्ट होने आए हैं। और वो कौन है? जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में शिद्दत से पूरे गाइडेंस के साथ तैयारी की है। ठीक है, होपफुली आप लोगों के बहुत सारे जो है डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, देखो आईएएस हो या कोई भी सरकारी नौकरी हो, आपको एक अच्छे लेवल की अगर है, इट्स टू इम्पॉसिबल। 7 बजे से पहले परेशान नहीं करना सर। हाँ, ठीक है, आप अपने सवाल भेज सकते हैं। जी सर, आ जाइए। आपकी लंबी चौड़ी तालियों समझ में आता है, आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपको मेरी भी आदत पता है अब क्या है। चलो कोई नहीं, आज मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा, ना आपसे पूछूंगा। अच्छा सर, एक चीज़ और, हाँ, मैंने बच्चों के लिए कुछ एक शेड्यूल छपवाया था। अरे बहुत बढ़िया सर, क्योंकि डिस्कस नहीं हो पाया इस चीज़ के ऊपर। आपके जीवन में बेटा एक शेड्यूल का, एक टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने जनरली बहुत से लोग देखे होंगे जो सुबह से शाम तक उनको कभी भी कॉल करो वो बोलेंगे यार मैं बिज़ी हूँ, और लिटरली उनसे पूछा जाए कि तुम बिज़ी हो, ठीक है, करते क्या हो, वो खुद नहीं बता पाएंगे वो क्या करते हैं। ज़्यादातर रील्स चला रहे होते हैं, इंस्टा, यूट्यूब, दैट्स ऑल, बट वो बिज़ी बोलते हैं अपना को, अरे भाई मैं बहुत बिज़ी हूँ। कारण क्या है? उनके सोने जागने, किसी कोई भी काम करने का कोई शेड्यूल नहीं है। आप लोग अपनी लाइफ को अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हो बेटा, तो आज और अभी अपना टाइम टेबल डिसाइड करो कि मैं कब सोऊंगा, कब उठूंगा, उठने के बाद क्या करूंगा। और टाइम टेबल आपको कैसे डिसाइड करना है? एकदम मशीन की तरह नहीं कि मैं उठूंगा, उठते से ही पढ़ने लगूंगा, पढ़ने के तुरंत बाद नहाने लगूंगा, तुरंत बाद में फिर स्कूल चला जाऊंगा। अपने लिए रिलैक्स टाइम निकालो, अपने पढ़ने का, खेलने का, हर चीज़ का टाइम निकालो, लेकिन एक शेड्यूल होना चाहिए कि इसके बाद अब तुरंत मैं ये पढ़ने बैठूंगा, ऐसे करके। ये नहीं कि रात को 3-3 बजे तक जग रहे हैं, सुबह हाँ। उठ के आ गए ऐसे आँख में पहुँच के, हाँ सर क्लास ले लें। गौर से देखना, उस शेड्यूल में, उस टाइम टेबल में मैंने 9 बजे के बाद का कोई शेड्यूल नहीं बनाया। आपको रात को 9 बजे खा पी के सो जाना है। कर पाओगे इतना? अब आधे बच्चे तो फेल हो जाएंगे, क्यों? नहीं, आप अपने हिसाब से मैनेज करो, जो भी है, सर की बात सुनो। ठीक है, देखो जितने लोग कहते हैं रात में पढ़ाई होती है, आप लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकते हो बेटा, है ना। और अगर नहीं संभव है तो फिर आप रात में पढ़िए। रात वाला सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, है ना। सबसे पहला ऑप्शन, सुबह जल्दी उठ के हम जो भी काम करते हैं वो फलीभूत होता है, ध्यान रखना। आप कसरत कीजिए, आप पढ़ाई करिए, सफलता पाओगे आप सुबह उठ के जो सबसे पहला काम कर रहे हो उसमें। ठीक है सर। हाँ लगे रहने इसको बंद नहीं कर। चलिए बच्चे लोग सुनो, सर हर बार की तरह हमारा एक प्रोसीजर रहता है, इसमें जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए हमारी तरफ से एक की शील्ड रहती है। तो मैं हिमांशु सर के लिए पहले तो क्लैप, ठीक है। सर फोटो ले लेंगे, अरे फोटो लेना नहीं आता तुमको, कुछ नहीं, बस इसको क्लिक कर देना। क्या? अरे मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ ना सतीश के पास। मैं इधर आ गया। सर एक छोटी सी चीज़ और रहती है कि हर महीने कोई ना कोई बच्चा थोड़ी सी मेहनत करता है। मेहनत तो सारे ही करते हैं, हम लोग करवा ही लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी लेके आते हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं 90% ही लाए, 80% ही लाए। बेसिक चीज़ें देखी जाती है, रेगुलरिटी कैसी है और पुरानी चीज़ें उसने कितनी सुधारी उस मंथ के लिए, तो उसको स्टूडेंट ऑफ द मंथ कह देते हैं हम, है ना। तो स्टूडेंट ऑफ द मंथ जो हमारा लास्ट जुलाई का आएगा, नहीं जून का आएगा, तो जून की पूरी एनालाइज के बाद 2 जूनियर में से इस बार का स्टूडेंट ऑफ द मंथ आना था। नॉमिनी बहुत सारे आए, तो पहले मैं नॉमिनीज़ के नाम बता देता हूँ। नॉमिनी एक दिव्यांशु, खड़े हो जाओ, दिव्यांशु की क्लैप। अरे इसका नाम, हाँ। और दूसरा जो नॉमिनी है वो बिल्कुल ही क्रिएटिव नॉमिनी है,
संचित। संचित खड़े हो जाओ बेटा, खड़ा ही है ठीक है, संचित को पता था इसलिए, ठीक है। और कोई इस कैटेगरी में आ इसलिए नहीं पाया क्योंकि सबने अच्छा किया, इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन क्या ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं आया है ना। लेकिन जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ होता है एक ही बच्चे को मिलता है, तो पहले दोनों के लिए अपन क्लैप कर देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट ऑफ द मंथ जाता है संचित को, ठीक है। और संचित के लिए सर ये बुक रहेगी आपके थ्रू। ये क्या है, छोटी छोटी पुस्तकें, हमारा एक सर्कुलेशन रहता है और संचित बेटा बाहर, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और मेहनत करनी है तुमको। तुम्हारे नजर में तो कोई नालायक भरे हैं सब, है। आओ बेटा, एक फोटो ले लो उसका, अरे नीचे करके फोटो ले लो उसका एक। हाँ खोल ले, आप हो गया ठीक है। अच्छा ठीक है संचित, पढ़ो उसको, ठीक है। पढ़ना तो आता है ना उनको, हाँ सही।